मान लो ये हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजियम है, ठीक है। अब इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर टिश्यू फिल है जिसको हम बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। माइक्रोस्पोरेंजियम के बाहर से एक लेयर है जिसको बोलते हैं हम टैपिटम, ठीक है, पीएमसी या माइक्रोस्पोर मदर सेल या एमएमसी, ठीक है, पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब इसकी हम मायोसिस करवाएंगे। मायोसिस करने के बाद हमने देखा यहां 4 माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन हुई, ठीक है। अब हमारे पास जो पोलन ग्रैन होगा उसको हम मेल गैमीट नहीं कहेंगे, मेल गैमीट नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, मेल गैमीटो फाइट कहेंगे। हेलो बच्चे लोग, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप लोग सब बढ़िया होंगे, एकदम मस्ती में होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से चैनल पर एक के दर्द का हमारा। सो माय नेम इज अंजिल कुमार, आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर विद मेंटोर। तो बच्चा, आज हम डिस्कशन करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पर। पिछली क्लास में हमने देखा था स्टेमन के स्ट्रक्चर को हमने अच्छी तरीके से डिटेल में समझा था। तो आज हम बच्चा बात करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है, ठीक है बच्चा, हाँ ठीक है। तो स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ में बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आप हमारी कोई भी क्लास मिस ना कर सको, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कोई आपका ओपिनियन रहता है तो आप अपना ओपिनियन वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। और कोई क्वेरी रहती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक बच्चा डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है बच्चा। तो आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो स्टार्ट कर रहे हैं आज हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब एक्चुअल में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है क्या है। पिछली क्लास में हमने देखा था स्टेमन के स्ट्रक्चर को डिटेल में समझा था। अब स्टेमन का स्ट्रक्चर बच्चा देखा था हमने, उसको 2 पार्ट्स में डिफरेंशिएट किया था, फिलामेंट और एंथर। अब एंथर को हमने डिटेल में समझा था, यंग एंथर मेच्योर एंथर में किस तरीके से कन्वर्ट होता है, मेच्योर एंथर में कितनी कैविटीज होती हैं, और उन कैविटीज में को हमने नाम दिया था थीका या माइक्रोस्पोरेंजियम। और उसी माइक्रोस्पोरेंजियम में आज हम अच्छे तरीके से डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। वो जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसमें ही आज बच्चा हम पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन करेंगे। अब पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन कैसे होती है उसको डिटेल में समझते हैं, ठीक है। देखो बच्चा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक्चुअल में होता क्या है कि मान लो ध्यान से समझना बात को, कि हमने देखा था, मान लो ये हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजियम है, ठीक है। अब इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर टिश्यू फिल है जिसको हम बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर एक टिश्यू फिल है जिसको हम बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। इसके बाहर से बच्चा एक लेयर है, ठीक है। इस माइक्रोस्पोरेंजियम के बाहर से एक लेयर है जिसको बोलते हैं हम टैपिटम, ठीक है। मान लो बच्चा ये टैपिटम लेयर है और इसके अंदर स्पोरोजेनेसिस टिश्यू फिल है, ठीक है। ये हमारे पास स्पोरोजेनेसिस टिश्यू है, स्पोरोजेनेसिस टिश्यू, और इसको हमने नाम दिया टैपिटम, ठीक है। इसको हमने क्या नाम दिया, टैपिटम का नाम दिया। अब ये जो स्पोरोजेनेसिस टिश्यू है ये हर एक सेल बच्चा कैसे एक्ट करेगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह एक्ट करेगा। मतलब ये जो जितना भी अंदर टिश्यू है ये कैसे एक्ट करेगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह एक्ट करेगा, कॉलन मदर सेल की तरह एक्ट करेगा। मतलब इसमें से कोई हम एक क्या ले लेंगे, सेल को लेंगे। इसमें से हम किसी एक सेल को लेंगे बच्चा। मान लो हमने एक सेल को लिया, ठीक है।
एक सेल को लिया, इसको हमने नाम दिया पॉलन मदर सेल पीएमसी या माइक्रोस्पोर मदर सेल या एमएमसी, ठीक है, पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। ये हमारे पास पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल है। अब इसकी हम मायोसिस करवाएंगे। अब इसकी हम क्या करेंगे, मायोसिस करेंगे। इसकी हम बच्चा मायोसिस करेंगे। अब इसकी मायोसिस करेंगे। मायोसिस करने के बाद हमने देखा यहां पर 4 माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन हुई। यहां पर 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड की फॉर्मेशन हुई। अब इस एमएमसी की हमने मायोसिस करवाई और 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड की फॉर्मेशन हुई। मतलब 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर टेट्राड की फॉर्मेशन हुई। 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर फॉर्म्ड, ठीक है। 4 माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर टेट्राड की फॉर्मेशन हुई मायोसिस करने से। तो इस सारे प्रोसेस को हमने क्या कहा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस कहा। अब ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड हैं, ये जो 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड हैं, ये सारे के सारे फंक्शनल हैं, लेकिन इनको किसकी नीड पड़ेगी? ये 4 के 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या बना सकते हैं? पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन कर सकते हैं, पॉलन ग्रेन बना सकते हैं, लेकिन किसकी जरूरत होगी? माइटोसिस की जरूरत होगी। अब माइटोसिस होगी तो पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन कर सकेंगे। इसमें से किसी एक को हम लेते हैं, एक माइक्रोस्पोर टेट्राड को हम लेंगे और उसके बीच हम माइटोसिस कराएंगे। और किस तरीके से जो पॉलन ग्रेन है, जो मेल गैमेटोफाइट बनेगा, वो किस तरीके से बनेगा? किसी एक को हम लेते हैं, मतलब हम किसी एक माइक्रोस्पोर को लेंगे। यहां से देखो ध्यान से, हमने मान लो किसी एक माइक्रोस्पोर को लिया, ठीक है। ये हमारे पास बच्चा माइक्रोस्पोर है। अब इस माइक्रोस्पोर में क्या हुआ, एक्चुअल में क्या हुआ, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि इस माइक्रोस्पोर में एक्चुअल में क्या हुआ कि यहां पर इसके अंदर एक वैक्यूल आ गया, और वैक्यूल आने की वजह से जो ये इसका न्यूक्लियस है, वो एक साइड पुश हो गया, ठीक है। वैक्यूल आने की वजह से जो इसका न्यूक्लियस है वो एक साइड पुश हो गया और इसके अंदर बच्चा कुछ एसिमेट्रिक स्पिंडल्स बन गए। अब इसके अंदर कुछ एसिमेट्रिक स्पिंडल्स आ गए। इस वैक्यूल आने की वजह से कुछ एसिमेट्रिक स्पिंडल्स आ गए। देखो ध्यान से, एसिमेट्रिक स्पिंडल्स इस तरीके से कुछ बने और उस एसिमेट्रिक स्पिंडल्स आने की वजह से क्या हुआ? अनइक्वल डिवीजन हुआ। अब एसिमेट्रिक स्पिंडल्स होने की वजह से यहां पर बच्चा एसिमेट्रिक स्पिंडल्स आने की वजह से यहां पर अनइक्वल डिवीजन हुई। अब अनइक्वल डिवीजन हुई, यहां पर एक बड़ा सेल बन गया और एक छोटा सेल बन गया। एक इसमें बड़ा सेल बन गया और एक इसमें छोटा सेल बन गया। एक जो बड़ा सेल है उसको हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल है। छोटा सेल को हमने नाम दिया जनरेटिव सेल, ठीक है। छोटे सेल को हमने नाम दिया जनरेटिव सेल, बड़े सेल को हमने क्या नाम दिया? वेजिटेटिव सेल, और छोटे सेल को हमने नाम दिया जनरेटिव सेल। फाइनली बच्चा यहां पर हमारी लेयर्स कंप्लीट होती है तो पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। फाइनली हमारी लेयर्स कंप्लीट होगी तो किसकी फॉर्मेशन होगी? पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन होगी। तो अब हम देखते हैं कि पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर मतलब मेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि मान लो बच्चा ये हमारे पास क्या है, एक तरीके का वेजिटेटिव सेल है, ये जनरेटिव सेल है। अब हम फुल्ली पॉलन ग्रेन, पॉलन मदर सेल से
पॉलन ग्रेन किस तरीके से बनता है उसकी शेप बनाते हैं। मान लो बच्चा ये हमारे पास क्या है, एक्साइन लेयर है, ठीक है, ये मान लो एक्साइन लेयर है, ठीक है, ये हमारे पास वेजिटेटिव सेल है, ये हमारे पास जनरेटिव सेल है, ठीक है, ये हमारे पास जनरेटिव सेल है, ठीक है, और देखो ध्यान से, ये हमारे पास एक्साइन लेयर है, ये हमारे पास एक्साइन लेयर है, और जहां पर एक्साइन एब्सेंट होती है वहां पर जर्म पोर प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये हमारे पास एक्साइन लेयर है, ये हमारे पास एक्साइन है, ये हमारे पास इंटाइन है, ये वेजिटेटिव सेल है, ये जनरेटिव सेल है, ठीक है, ये फाइनली हमारे पास मेल गैमेटोफाइट है, ठीक है, ये हमारे पास फाइनली मेल गैमेटोफाइट है। तो थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि एक्चुअल में यहां पर मेल गैमेटोफाइट किस किस प्रोसेस से बना, ठीक है। हाँ देखो, हमारे पास बच्चा क्या था, हमारे पास जो पॉलन मदर सेल था, पॉलन मदर सेल क्या था, पीएमसी, पीएमसी बच्चा डिप्लॉइड था, पीएमसी हमारे पास डिप्लॉइड था, मेयोसिस हुई, मेयोसिस हुई, मेयोसिस करने के बाद हमारे पास 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बने, माइक्रोस्पोर टेट्राड की फॉर्मेशन हुई, मेयोसिस से 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर टेट्राड की फॉर्मेशन हुई, और उन 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड से कोई एक फंक्शनल निकला, उसमें से एनी वन फंक्शनल, कोई एक, हमने एक में क्या किया, आगे का प्रोसेस स्टार्ट किया, एनी वन को हमने फर्दर डेवलप किया, ये सारे के सारे फंक्शनल है, लेकिन किसी एक को हमने आगे चलकर फंक्शनल माना और आगे चलकर इसके आगे का प्रोसेस स्टार्ट किया। आगे का प्रोसेस स्टार्ट करने के बाद हमने इसकी माइटोसिस की, माइटोसिस करने के बाद हमने उसकी माइटोसिस की, माइटोसिस करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, वैक्यूल आ गया, वैक्यूल आने की वजह से, वैक्यूल आने की वजह से न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बच्चा एक साइड पुश हो गया, ठीक है, पुश हो गया, न्यूक्लियस जब पुश हुआ तो हमारे पास उस वैक्यूल आने की वजह से कुछ एसिमेट्रिक स्पिंडल्स आ गई, एसिमेट्रिक स्पिंडल्स आ गई, और उस एसिमेट्रिक स्पिंडल्स आने की वजह से अनइक्वल डिवीजन हुई, अनइक्वल डिवीजन हुई, और जब अनइक्वल डिवीजन हुई तो एक सेल हमारे पास बड़ा बन गया, एक सेल हमारे पास छोटा बन गया, ठीक है। अनइक्वल डिवीजन होने के बाद एक हमारे पास स्मॉल सेल बन गया और एक हमारे पास लार्ज सेल बन गया, लार्ज सेल बन गया। स्मॉल सेल को हमने क्या कहा, जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल, और लार्ज सेल को हमने क्या कहा, वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, ठीक है, ठीक है। तो फाइनली बच्चा जब लेयर्स कंप्लीट होती है तो हमारे पास मेल गैमीट बन जाता है, पॉलन ग्रेन बन जाएगा, ठीक है। फाइनली लेयर्स कंप्लीट होंगी तो पॉलन ग्रेन बनेगा, ठीक है। अब हमारे पास जो पॉलन ग्रेन होगा उसको हम मेल गैमीट नहीं कहेंगे, मेल गैमीट नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, मेल गैमीटो
फाइट कहेंगे, ठीक है। फाइनली जब हमारे पास लेयर्स कंप्लीट होंगी तो पोलन ग्रेन जो हमारे पास होगा उसको हम मेल गैमीट नहीं कहेंगे, मेल गैमीटोफाइट कहेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हुई, ये बात आपको क्लियर हुई। तो हमारे पास फाइनली बच्चा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, ये हमारे पास मान लो ये हमारे पास वेजिटेटिव सेल है, ठीक है, ये हमारे पास वेजिटेटिव सेल है और ये हमारे पास जनरेटिव सेल है, ये हमारे पास जनरेटिव सेल है, ठीक है। ये वेजिटेटिव सेल है, ये हमारे पास जनरेटिव सेल है। अब ये वेजिटेटिव सेल है और ये जनरेटिव सेल है और ये हमारे पास क्या है, एक तरीके का एक एक्साइन है, ये एक्साइन है और जहां पर बच्चा एक्साइन एब्सेंट होगी वहां पर जर्म पोर प्रेजेंट होगा। ये हमारे पास एक्साइन है, ये हमारे पास एक्साइन है, ठीक है, ये हमारे पास इंटाइन है, ये हमारे पास इंटाइन है, ये हमारे पास इंटाइन है और ये हमारे पास वेजिटेटिव सेल है, ये हमारे पास वेजिटेटिव सेल है और ये हमारे पास जनरेटिव सेल है, ठीक है, ये हमारे पास जनरेटिव सेल है। तो फाइनली बच्चा ये हमारे पास क्या बन गया, मेल गैमीटोफाइट, ठीक है, मेल गैमीटोफाइट, गैमीटोफाइट बन गया, ठीक है। तो आई होप के ये प्रोसेस आपको समझ में आ चुका होगा कि हमारे पास जो स्पोरोजेनेसिस टिश्यू है उसमें से जितना भी स्पोरोजेनेसिस टिश्यू है वो सारा का सारा पीएमसी मतलब पोलन मदर सेल की तरह एक्ट करेगा या एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह एक्ट करेगा। उसमें से किसी हमने एक माइक्रोस्पोर मदर सेल के बीच मायोसिस करवाई, मायोसिस करने के बाद हमारे पास 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर टेट्रॉइड की फॉर्मेशन हुई। उस 4 माइक्रोस्पोर में से किसी एक की हमने माइटोसिस करवाई और माइटोसिस करने के बाद हमारे पास एक वैक्यूल आ गया और वैक्यूल आने की वजह से हमारे पास जो न्यूक्लियस था, जो सेल के अंदर न्यूक्लियस था वो एक साइड पुश हो गया और पुश होने की वजह से और वैक्यूल आने की वजह से कुछ एसिमेट्रिक स्पिंडल्स बने और एसिमेट्रिक स्पिंडल्स बनने की वजह से उस सेल के अंदर, उस जनरेटिव सेल मतलब उस सेल के अंदर क्या हुआ, अनइक्वल डिवीजन हुई और अनइक्वल डिवीजन होने की वजह से एक सेल बड़ा बन गया और एक सेल छोटा बन गया। और जिस हमने जो एक सेल बड़ा बना और एक सेल छोटा बना उन्हें हमने नाम दिए। जो बड़ा सेल बना उसको हमने वेजिटेटिव सेल का नाम कहा, ठीक है, और जो छोटा सेल है उसको हमने जनरेटिव सेल का नाम दिया, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास लेयर्स कंप्लीट होती है। बाहर वाली लेयर्स को हम एक्साइन कहते हैं, अंदर वाली लेयर को हम इंटाइन कहते हैं, बड़े वाले सेल को हम वेजिटेटिव सेल कहते हैं, छोटे वाले सेल को हम जनरेटिव सेल कहते हैं। तो फाइनली हमारे पास मेल गैमीटोफाइट की फॉर्मेशन हो जाती है। तो अब हम थोड़ा डिफरेंसेस पे आ जाते हैं कि वेजिटेटिव सेल में क्या डिफरेंट है और जनरेटिव सेल में क्या डिफरेंस है। तो ध्यान से समझना, तो सारा कुछ अभी मैं आपको डिफरेंसेस पर ही क्लैरिफाई करवा दूंगा, ठीक है। देखो ठीक है बच्चा, अब बात करते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल, ठीक है। अब वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल में क्या अंतर है, अब इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। मान लो ये हमने मान लिया वेजिटेटिव सेल और ये हमारे पास क्या है, जनरेटिव सेल। ये हमारे पास क्या है, जनरेटिव सेल। अब वेजिटेटिव सेल में हमने क्या देखा और जनरेटिव सेल में हमने क्या देखा। देखो बच्चा, वेजिटेटिव सेल की जब हम बात करते हैं तो वेजिटेटिव सेल बच्चा लार्ज सेल होता है। वेजिटेटिव सेल क्या होता है, लार्ज सेल होता है और जनरेटिव सेल क्या होता है, स्मॉल सेल होता है। वेजिटेटिव सेल बड़ा सेल होता है और जनरेटिव सेल थोड़ा छोटा सेल होता है। और
वेजिटेटिव सेल बच्चा फूड को रिजर्व करता है, ये फूड को रिजर्व करता है, ये फूड को क्या करता है, रिजर्व करता है। और जनरेटिव सेल बच्चा मेल गैमीट प्रोवाइड करता है, गिव्स मेल गैमीट, गिव्स पॉलन ग्रैन या पॉलन ग्रैन, ठीक है, पॉलन ग्रैन, ठीक है, ये क्या करता है, पॉलन ग्रैन देता है, ये मेल गैमीट देता है या पॉलन ग्रैन देता है, ठीक है, मेल गैमीट, ठीक है। तो ये बात आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। अब हमारे पास जो वेजिटेटिव सेल है, वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो इरेगुलर होता है। वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव सेल का कैसा होता है, इरेगुलर शेप होती है, इरेगुलर शेप होती है न्यूक्लियस की, ठीक है। और जनरेटिव सेल की अगर हम बात करें तो जनरेटिव सेल एक तरीके का स्पिंडल शेप होती है, ठीक है, स्पिंडल शेप होती है न्यूक्लियस की, ठीक है। और ये एक छोटा होता है, एक तरीके का फ्लोट करता है, ठीक है। ये जो जनरेटिव सेल होता है ये फ्लोट करता है, ठीक है। तो ये बात आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। और जनरेटिव सेल में क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। तो अब हम बात करते हैं बच्चा, अब हम बात करते हैं कि अब हमने लेयर्स के बारे में डिटेल में समझा कि एक्साइन लेयर होती है और इंटाइन लेयर होती है। अब एक्साइन लेयर और इंटाइन लेयर्स में ऐसा क्या डिफरेंस है, अंदर वाली लेयर्स में क्या डिफरेंस है और बाहर वाली लेयर्स में क्या डिफरेंस है, तो उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो ध्यान से समझना, differentiate between exine layer and intine layer, ठीक है। एक्साइन लेयर और इंटाइन लेयर में क्या डिफरेंस है, ये थोड़ा सा आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। देखो बच्चा, एक्साइन लेयर जो होती है, एक्साइन लेयर और इंटाइन लेयर, देखो बच्चा, अब जो एक्साइन लेयर होती है, एक्साइन लेयर डिसकंटिन्यूअस लेयर होती है। एक्साइन लेयर कैसी होती है, डिसकंटिन्यूअस लेयर होती है। लेकिन अगर इंटाइन लेयर की बात करें तो थोड़ी सी कंटिन्यूअस लेयर होती है। ये क्या होती है, थोड़ी सी कंटिन्यूअस लेयर होती है, ठीक है। अब एक्साइन लेयर बच्चा किसकी फॉर्मेशन से बनी होती है, एक्साइन लेयर स्पोरोपोलिनिन से बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन से बनी होती है। अगर ये स्पोरोपोलिनिन से बनी होगी तो ये बहुत ज्यादा हैवी होगी, मतलब ये बच्चा रेजिस्टेंट होती है, ये रेजिस्टेंट होती है एल्कलिक एसिड से ये रेजिस्टेंट होती है, टेम्परेचर से ये रेजिस्टेंट होती है, और एंजाइम से ये रेजिस्टेंट होती है। मतलब अदर जो हार्ड चीजें होती है ना, उनसे ये रेजिस्टेंट होती है, ठीक है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर हम बात करें कंटिन्यूअस लेयर तो किससे बनी होती है, पेक्टिनस सेलुलोज से बनी होती है, पेक्टिनस सेलुलोज से बनी होती है, ठीक है, पेक्टिन सेलुलोज से बनी होती है। तो अगर हम बात करें जो एक्साइन लेयर है उसका काम क्या होता है, ठीक है। देखो ध्यान से, एक्साइन लेयर की अगर हम बात करें, एक्साइन लेयर की अगर हम बात करें बच्चा, एक्साइन लेयर, हाँ, एक्साइन लेयर का काम होता है बच्चा प्रोटेक्शन देना, ठीक है। एक्साइन लेयर क्या करती है, प्रोटेक्शन देती है, प्रोटेक्शन देती है, ठीक है। अब प्रोटेक्शन देती है, इसकी जो स्किन होती है उस पे कुछ बच्चा स्कल्पचर लाइक डिजाइन होते हैं, स्कल्पचर लाइक डिजाइन होते हैं, ठीक है। इसकी लेयर्स पे कुछ स्कल्पचर लाइक डिजाइन होते हैं। हम स्पीशीज की एक्साइन पहचान कर बता सकते हैं कि कौन से
फैमिली से ये बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ये स्पीशीज कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। एक्साइन पे पूरा बच्चा पहचान होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो इंटाइन लेयर होती है। इंटाइन लेयर क्या करती है? इंटाइन लेयर जो होती है वो पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करती है। वो क्या करती है? पोलन ट्यूब फॉर्म करती है, ठीक है। पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करते हैं। तो यही है बच्चा, यही है एक्साइन लेयर और इंटाइन लेयर में डिफरेंसेस, ठीक है, ठीक है। हाँ, समझ आई बात? समझ आई बात? ठीक है। तो आई होप कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस जितना भी हमने देखा वो समझ में आपको आ चुका होगा। ये क्लैरिफाई हुआ, ये चीजें आपको क्लैरिफाई हुई, ये सारी चीजें आपको क्लैरिफाई हुई, तो इसके आगे का डिस्कशन करें। ठीक है बच्चा, अब एनसीईआरटी में कुछ एक्स्ट्रा डाटा दे रखा है, उसको थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। देखो बच्चा, एक्स्ट्रा डाटा क्या है? हाँ, इससे पहले मान लो 60% प्लांट्स में पॉलिनेशन 2 सेल स्टेजेस पर होती है, स्टेज पे होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर 60% प्लांट में 2 सेल स्टेज पे पॉलिनेशन हो रही है, तो हमारे पास एक इसमें वेजिटेटिव सेल होगा, और एक इसमें क्या होगा? जनरेटिव सेल, ठीक है। एक इसमें जनरेटिव सेल होगा। दूसरी कंडीशन यह है कि 40% प्लांट में पॉलिनेशन 3 सेल स्टेजेस पर होती है। अगर 40% प्लांट में पॉलिनेशन 3 सेल स्टेज पे हो रही है, तो इसका मतलब है कि एक इसमें वेजिटेटिव सेल होगा और 2 इसमें मेल गैमीट प्रेजेंट होंगे, ठीक है। 2 इसमें मेल गैमीट प्रेजेंट होंगे। तो ये बात आपको ध्यान से समझनी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि पोलन एलर्जी। अब पोलन की एलर्जी, अब पोलन से कैसे एलर्जी हो सकती है? देखो, हमारे पास एक प्लांट है पार्थेनियम। हमारे पास कोई प्लांट है, उसका कॉमन नेम क्या है? कैरेट ग्रास, ठीक है। हमारे पास कोई प्लांट है पार्थेनियम, ठीक है, और उसका कॉमन नाम क्या है? कैरेट ग्रास। हमने बच्चा कहीं से गेहूं मंगाया था, और उसके साथ पार्थेनियम का सीड आ चुका है। और जो पार्थेनियम का सीड होता है, पार्थेनियम का सीड बच्चा एक तरीके का अनवांटेड होता है, तो एक तरीके का इनहेल होता है, और अनवांटेड होगा तो वो क्या करेगा? एक तरीके का एलर्जी रिएक्शन देगा। मतलब वो एक तरीके का इनहेल होगा और वो क्या करेगा? एलर्जी रिएक्शन देगा, ठीक है। वो एक तरीके का एलर्जी रिएक्शन देगा। तो एग्जांपल है हमारे पास दी हुई ब्रोंकिस एंड बच्चा इस्थमा का सिस्टम, ठीक है, ठीक है।
ये कंडीशन किसमें देखी जाती है? ब्रोंकियोस्टेनोइस्थमा में देखी जाती है। दूसरी कंडीशन क्या है बच्चा? वियाबिलिटी ऑफ पोलन। वियाबिलिटी ऑफ पोलन। वाइबिलिटी ऑफ पोलन में एक्चुअल में क्या होता है बच्चा कि देखो ध्यान से कि मैक्सिमम टाइम अप टू विच पोलन कैन जर्मिनेट टू फॉर्म पोलन ट्यूब। मतलब यहां से आप यह समझ सकते हैं कि पोलन एक बार निकल के गया को मैक्सिमम कितने समय तक वो पोलन ट्यूब जर्मिनेट कर सकता है, पोलन ट्यूब फॉर्म कर सकता है, उसी को हम वियाबिलिटी ऑफ पोलन कहते हैं। मतलब मैक्सिमम टाइम अप टू विच pollen can germinate to form pollen tube that is viability of pollen। अब viability बच्चा डिपेंड करती है, डिपेंड करती है बच्चा टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, स्पीशीज पर डिपेंड करेगी और ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करती है। और साथ साथ में अगर मैं बात करूं कि कुछ प्लांट्स ऐसे रहते हैं, कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें क्या होती है, लॉन्ग विएबिलिटी होती है, और कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें शॉर्ट विएबिलिटी होती है। तो देखना ध्यान से। देखो बच्चा, सम फैमिलीज हैं, जिस तरह से रोजियाई हो गया, रोजियाई हो गया, लोगोमनियासियाई हो गया, सोलोनासियाई हो गया, स्याही हो गया। इसमें क्या होती है, लॉन्ग वायबिलिटी होती है, ठीक है, कुछ मंथ्स तक इनकी वायबिलिटी होती है। लेकिन अगर देखा जाए वीट पैडी जिसको हम कहते हैं राइस, ठीक है, इनमें क्या होती है, शॉर्ट वायबिलिटी होती है, ठीक है, इनमें क्या होती है, शॉर्ट वायबिलिटी होती है, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि वायबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, स्पीशीज पे डिपेंड करती है। और साथ साथ में अगर देखा जाए तो लार्ज वायबिलिटी किसकी होती है, लेगुमिनियासिया हो गया, सोलोनासियाई हो गया, रोजियासियाई हो गया, इनमें क्या होती है, लार्ज वायबिलिटी होती है, ठीक है, कुछ मंथ्स तक इनकी वायबिलिटी होती है। लेकिन वीट हो गया, पैडी हो गया, राइस हो गया, इनमें क्या होती है, शॉर्ट वायबिलिटी होती है, कुछ हाफ एन आवर्स तक इनकी वायबिलिटी होती है। तो अब हम बात करते हैं पोलन एज ए फूड सप्लीमेंट। पोलन को एज ए फूड सप्लीमेंट हम कैसे यूज करते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखो आप, ठीक है। अब बात करते हैं कि पोलन एज ए फूड सप्लीमेंट, पोलन एज ए फूड सप्लीमेंट, हम कैसे यूज करते हैं। देखो बच्चा, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, पोलन को फूड सप्लीमेंट्स कैसे यूज करते हैं। लाइक ये बच्चा सिरप्स की फॉर्म्स में आता है, क्रीम्स की फॉर्म में आता है, साथ साथ में हमारे पास टेबलेट्स की फॉर्म्स में आता है, और टेबलेट्स की फॉर्म में आएगा, सिरप्स की फॉर्म में आएगा, शेक्स की फॉर्म्स में आएगा, ठीक है, शेक्स की फॉर्म्स में आएगा। तो हमारे पास इनमें क्या होता है, ये इंक्रीज करती है एफिशिएंसी, ठीक है, ये क्या करते हैं, इंक्रीज करती है एफिशिएंसी टू एथलीट्स जो होते हैं, ठीक है,
एथलीट्स जो होते हैं उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं। लाइक हॉर्सेस हो गया, जो रेस वाले घोड़े जो होते हैं उनको ये सारा कुछ दिया जाता है, ठीक है। जो उनकी एफिशिएंसी रहती है, कैपेबिलिटी रहती है, वो मतलब अच्छे तरीके से वो उस टाइम पीरियड को अच्छे तरीके से उसको यूटिलाइज कर सके, ठीक है। अब हम बात करते हैं पोलन बैंक, ठीक है। अब पोलन बैंक की जब हम बात करते हैं तो पोलन एक तरीके का हैप्लॉइड होता है। पोलन बच्चा क्या है? हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड है, एक तरीके का जीनोम होगा, ठीक है। पोलन क्या है? हैप्लॉइड है, जीनोम होगा। पोलन को हम स्टोर कर सकते हैं। पोलन कैन बी स्टोर्ड, हम इसको स्टोर कर सकते हैं -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन में हम इसको क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। और फिर जाकर लेटर ऑन यूज, हम इसको लेटर यूज एंड ब्रीडिंग में इसको हम यूज कर सकते हैं। यूज एंड ब्रीडिंग, हम इसको ब्रीडिंग में यूज कर सकते हैं, ठीक है। फार्मर को हर साल परचेज करना होता है तो दूसरे साल उसको फार्मर इसको यूज कर सकते हैं। अगर हमने स्टोर किया हुआ है, पोलन को स्टोर किया हुआ है, तो दूसरे साल इसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, कुछ समझ में आया? ठीक है, तो आज का यहीं पर समाप्त करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए, बाय बाय।